फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके प्रीवियस लेक्चर 18 में शिक्षा के उद्देश्यों को पढ़ा था। आज के इस वीडियो लेक्चर 19 में हम लोग डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा में हम लोग लघुत्तरीय प्रश्नों को पढ़ रहे हैं। इसके प्रीवियस जो भी लेक्चर हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अपने क्लासमेट, प्रशिक्षुओं और व्हाट्सएप ग्रुप में इस क्लास को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे क्लास लिया जा रहा है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न 37, शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, ये बताना है। तो शिक्षा के उद्देश्यों की आवश्यकता एवं महत्व, तो मानव को उद्देश्यों की जानकारी होना आवश्यक है कि कोई भी कार्य कर रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है। तो जब व्यक्ति को किसी उद्देश्य का स्पष्ट ज्ञान होता है कि इस काम को करेंगे तो ये मेरा इसको लेके उद्देश्य है, तो उसके मन में क्या होता है? दृढ़ता आती है उस चीज को या उस कार्य को करने के लिए। आत्मविश्वास भी आता है एवं आत्मबल जागृति होती है। इससे वह एकाग्र होकर, फोकस होकर क्या करता है? अपने कार्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करने में लग जाता है। उद्देश्य हमें शिक्षण पद्धतियों के प्रयोग करने, साधनों का चयन करने, उचित पाठ्यक्रम की रचना करने एवं परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने में भी सहायता प्रदान करता है। इससे व्यक्ति एवं समाज दोनों का विकास होता है। जब व्यक्ति को, जैसे देखिए, मान लीजिए आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ से आपने स्टार्ट किया है, तो यहाँ से यहाँ बीच में जाने में आपको पता है कि उद्देश्य आपको ये प्राप्त करना है, ये वस्तु है या कोई सफलता है या कोई डिग्री है। तो आप आपका जब उद्देश्य क्लियर रहेगा तो क्या करेंगे? आप ये रास्ते में चलते वक्त डगमगाएंगे नहीं। आपके अंदर दृढ़ता आएगी, आत्मविश्वास आएगी और आत्म बल आएगा। यही क्या कहा है? शिक्षा के उद्देश्यों की यही आवश्यकता है कि आप उस मंजिल तक पहुंचने के लिए आपके अंदर क्या हो जाएगी? दृढ़ता आ जाएगी, आत्मविश्वास आ जाएगी और सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो शिक्षा के उद्देश्य की यही आवश्यकता है, यानी कि शिक्षा जब आप ग्रहण करेंगे तो उसके जो उद्देश्य होंगे, तो क्या होते हैं शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता इसीलिए होती है। प्रश्न नंबर 38 क्या है? शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण, तो शिक्षा के कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। ठीक है, यानी जब पूछेगा शिक्षा के वर्गीकरण करिए तो आप दो भागों में करेंगे। एक होगा आपका सिंपल ऑब्जेक्टिव होगा और एक क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, एक सिंपल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दो प्रकार के हो जाएंगे शिक्षा के उद्देश्य। लेकिन ये उद्देश्य देश, काल तथा परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। ठीक है, हर देश में क्या होता है? शिक्षा का उद्देश्य अलग अलग होता है। इनका निर्धारण समय विशेष की आवश्यकता और शिक्षा की उपयोगिता के आधार पर होता है। इस प्रक्रिया को संचालित करने हेतु कुछ सामान्य तथा विशिष्ट उद्देश्य निर्धारित करने पड़ते हैं। शिक्षा व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की एक सार्थक प्रतिक्रिया है। अतः शिक्षाविदों ने शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु शिक्षा के अलग अलग उद्देश्यों एवं कार्यों को सुझाया है। ये शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 39, दूरस्थ शिक्षा का क्या अर्थ है? तो दूरस्थ शिक्षा का अर्थ देखिए क्या हो जाएगा। तो दूरस्थ शिक्षा का अर्थ बताना है। तो दूरस्थ शिक्षा से तात्पर्य शिक्षा के ऐसे अप्रचलित, ये क्या है? अप्रचलित है एवं अपरंपरागत है। यानी कि ये क्या है? ये मॉडर्न है। दूरस्थ शिक्षा क्या है? मॉडर्न शिक्षा है। ठीक है, अपरंपरागत है। परंपरागत क्या होता है? जैसे क्लास जाते हैं, गुरुकुल पद्धति थी, वो सब परंपरागत आएंगे, यानी कि वो पीढ़ियों दर पीढ़ी चली आ रही है, परंपरा दर परंपरा चली आ रही है, तो वो परंपरागत हो जाएंगी। लेकिन ये जो दूरस्थ शिक्षा है, ये कुछ वर्षों, कुछ दशकों से आया है। ठीक है, घर बैठे बैठे एजुकेशन लेना। अपरंपरागत उपागम से है। ठीक है, ये क्या है? अपरंपरागत अप्रोच है ये। जो परंपरागत या औपचारिक, औपचारिक मतलब क्या हो जाएगा? विद्यालय या कक्षा वातावरण वाले एजुकेशन को कहते हैं औपचारिक। एक जगह रह के एक निश्चित समय पे शिक्षा के मानकों पर प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ इसे अलग मापदंडों को प्राथमिकता देता है। यानी कि जो दूरस्थ शिक्षा क्या है? ये औपचारिक शिक्षा का साफ उल्टा है।
इसके अतिरिक्त दूरस्थ शिक्षा का एक अन्य तथ्य इसकी अपनी तार्किक भाषा और संवाद विधि भी है। दूरस्थ शिक्षा में क्या हो जाएगा, इसकी तार्किक भाषा होगी, ठीक है, और इसकी जो कम्युनिकेशन मेथड होगी क्या होगी, अलग होगी, जो शिक्षण संस्थाओं से दूर रहने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के फलस्वरूप विकसित हुई है। यानी कि मान लीजिए किसी एक इंस्टीट्यूशन या कॉलेज विद्यालय में अगर वहाँ के शिक्षक या वहाँ का जो परिवेश है बच्चों को भाषा या समझने में दिक्कत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से, मोबाइल से या किसी भी संचार माध्यम से क्या करेगा, अपने मनपसंद अध्यापक से पढ़ लेगा। तो यही ये बात कह रहा है। दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में मुद्रित तथा अमुद्रित बहुमाध्यमों का प्रयोग शिक्षक एवं छात्र के मध्य संचार माध्यम के रूप में किया जाता है। यह शिक्षा विद्यालय में न जाने वाले छात्रों के लिए उपयोगी माना जाता है। जो विद्यालय नहीं जाना चाहते हैं, घर बैठे बैठे क्या करते हैं, मोबाइल से, टैबलेट से, कंप्यूटर से पढ़ते हैं। जो आलसी बच्चे हैं वो भी क्या करते हैं, इसी से पढ़ते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही। प्रश्न नंबर 40 देखिए। प्रश्न नंबर 40 क्या है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताइए। वैदिक शिक्षा या वैदिक काल या ब्राह्मण काल का उद्देश्य बताइए। तो मनुष्य को ज्ञानवान बनाना तथा सभी व्यक्तियों में ऐसे व्यक्तियों को सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त होते थे। ऋग्वेद में यह कहा गया है कि शारीरिक समानता होते हुए भी जो व्यक्ति ज्ञानवान हो जाते हैं वे अन्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हो जाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है कि वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान में प्रवीण करना था, ऐसा ज्ञान जो उसे जीवन संसार से के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके। ये टिप क्या हो जाएगा, तो वैदिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बताइए। देखिए प्रश्न नंबर 41, ठीक है, ये तो वैदिक शिक्षा का उद्देश्य है, ठीक है, यानी जो शिक्षा का सामान्य उद्देश्य आप समझते हैं वही भी इसमें आप लिख देंगे तो वही हो जाएगा वैदिक शिक्षा का उद्देश्य। देखिए हर युग में थोड़ा थोड़ा सा अंतर रहा है, ठीक है, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, और ये काल जो है आधुनिक काल में। प्रश्न नंबर 41, प्रश्न नंबर 41 देखिए क्या, वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताएं संक्षेप में बताइए। तो वैदिक कालीन शिक्षा के सिद्धांत एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। देखिए, सार्वजनिक व निःशुल्क शिक्षा की वैदिक काल में व्यवस्था थी। यानी कि वैदिक काल में क्या थी, सार्वजनिक थी शिक्षा और पैसा नहीं लगता था। वैदिक कालीन शिक्षा का स्वरूप मुख्यतः वैयक्तिक था। यानी कि वैदिक काल में क्या होता था, किसी इंडिविजुअल को शिक्षा दी जाती थी बैठा के अकेले। वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर शिक्षक प्रत्येक शिष्य को ज्ञान व प्रशिक्षण देता था। यानी कि एक शिक्षक एक शिक्षार्थी को क्या करता था, वैयक्तिक विभिन्नता सबके, कोई बच्चा किसी दूसरे प्रकार से समझता है, कोई कुछ प्रकार से समझने की, बैठने की, उठने की, रहन सहन सब अलग अलग होते हैं बच्चों के। तो व्यक्ति विभिन्नता इसी को कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती हैं सब व्यक्ति में। तो एक शिक्षक जिसे वो क्या करता था, एक बच्चे के व्यवहारों को अध्ययन करके पढ़ाता था, ठीक है, और प्रशिक्षण देता था। शिक्षा पुस्तकीय न होकर व्यवहारिक होती थी, ठीक है, यानी कि बस ज्ञान ही नहीं, बस किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाता था। वैदिक काल में बच्चों को क्या बनाया था कि उनके अंदर व्यवहारिक शिक्षा हो, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो, ठीक है। शिक्षा में आवासीय व्यवस्था थी, यानी कि आपको वहां पे रहना था और पढ़ना था। वैदिक कालीन शिक्षा राज्य के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 क्या है, गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम के विषय बताइए। तो गुरुकुल प्रणाली के पाठ्यक्रम क्या थे, गुरुकुल प्रणाली में क्या क्या पढ़ाया जाता था। तो गुरुकुल प्रणाली में वैदिक काल में प्रचलित थी, ठीक है, ये तो पता है आपको। वैदिक काल में क्या थी, गुरुकुल प्रणाली थी, पर शिक्षा पूर्णतः आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित थी। यानी कि जब आपका वैदिक काल था उस टाइम कौन सा साइंस वाइंस की बात नहीं, मतलब उस टाइम क्या आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता था, यानी कि स्पिरिचुअल एजुकेशन दिया जाता था। और दूसरा क्या था आपका, व्यवहारिक दिया जाता था। ये इंपॉर्टेंट है जानना कि वैदिक काल में एक स्पिरिचुअल ज्ञान दिया जाता था और एक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था, दो ही प्रकार का शिक्षा था। इसीलिए पाठ्यक्रम अत्यंत क्या था, आपको पता, जो स्पिरिचुअल का सब्जेक्ट है ये बहुत क्या है, व्यापक है, बहुत क्या बोलते हैं, बहुत
डेप्थ नॉलेज चाहिए इसके लिए। और व्यवहारिक ज्ञान आप जानते ही हैं, ये सब क्या था, व्यापक वाले सब्जेक्ट हैं। बालकों को वेद पढ़ाया जाता था, उपनिषद, पुराण, नीति शास्त्र, ठीक है। नीति शास्त्र देखिए, यानी कि वैदिक काल में नीति शास्त्र पढ़ाया जाता था। इतिहास भी पढ़ाया जाता था, गणित, भाषा, कला, विज्ञान, शिल्प, कृषि, पशुपालन, अर्थशास्त्र एवं सैन्य विज्ञान का ज्ञान जरूरी था। शिक्षा का माध्यम क्या था, संस्कृत में पढ़ाया जाता था। गुरुकुल प्रणाली का पाठ्यक्रम काफी विस्तृत था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 क्या है, जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ भी इस क्लास को शेयर कर देंगे। वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं? तो वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, दर्शन एवं अध्यापक है। ठीक है, जीवन दर्शन है, दर्शन एवं अध्यापक है। वर्तमान समय में शिक्षा को क्या प्रभावित करता है, दर्शन एवं अध्यापक, यानी कि फिलॉसफी और टीचर। अच्छे टीचर नहीं रहेंगे, समझदार और नॉलेजेबल टीचर नहीं रहेंगे, तो बच्चे का शिक्षा पे गलत प्रभाव पड़ेगा। जीवन के दर्शन होनी चाहिए। सामाजिक विचारधारा, जीवन दर्शन मतलब जीवन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए, सामाजिक विचारधारा भी होनी चाहिए। ये सामाजिक विचारधारा भी क्या करती है, प्रभावित करती है शिक्षा को। शिक्षा के जो उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा के अच्छे प्रकार के काम होने चाहिए, यानी कि शिक्षा से क्या होनी चाहिए, समाज को फायदा लाभ होना चाहिए। उसकी विचारधारा कैसी होनी चाहिए, सामाजिक विचारधारा होनी चाहिए, यानी कि अच्छी विचारधारा होना चाहिए। तभी क्या होगी, शिक्षा के उद्देश्य सफल हो पाएगी। राजनीतिक विचारधारा भी मायने रखती है शिक्षा के उद्देश्यों में। ठीक है, आर्थिक दशाएं, ठीक है, ये तो आपको पता है। तकनीकी उन्नति, ठीक है, आजकल बहुत सारे तकनीकी माध्यम आ गए हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। ये तकनीकी की उन्नति से भी क्या हुआ, शिक्षा प्रभावित हो रही है, अच्छी दिन पर दिन क्या होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है। और प्राकृतिक दशाएं भी होती है, बाढ़ भूकंप आएगा तो कैसे बच्चे पढ़ेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, शिक्षा के उद्देश्यों को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रश्न नंबर 44 क्या है, अनौपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए, अनौपचारिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। देखिए, शिक्षा तीन प्रकार की, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। औपचारिक मतलब विद्यालय कक्षा वातावरण में एक जगह निश्चित वातावरण में पढ़ते हैं निश्चित समय के लिए और निश्चित अवधि में। और अनौपचारिक क्या होता है, उसका उल्टा हो जाता है। तो किसी भी मानव में जो भी योग्यताएं तथा क्षमताएं पाई जाती हैं, हर मनुष्य में क्या होती है, उसके पास अलग अलग क्षमता होती है और अलग अलग योग्यता होती है। उनमें से कुछ क्षमताएं क्या होती है, जन्मजात होती हैं, जो उसके भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करती रहती है। ये जन्मजात क्षमताएं बालक के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता करती हैं। वर्तमान काल में बहुत सी ऐसी संस्थाएं चलाई जा रही हैं जहां पर बालकों को कार्य करने का स्वतंत्र वातावरण प्राप्त होता है और संस्थाएं उसके व्यवहार को परिमार्जित करके उसे आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। अनौपचारिक शिक्षा के नियम क्या होते हैं, लचीले रहते हैं। इसमें शिक्षा का पाठ्यक्रम, संगठन तथा व्यवस्था का अभाव रहता है। अतः यह विद्यालयी वातावरण से मुक्त शिक्षा व्यवस्था है। ये क्या हो गया, अनौपचारिक शिक्षा का अभिप्राय हो गया। प्रश्न नंबर 45 देखिए, अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित करिए, ये अलग हो गया, ठीक है। अब अनौपचारिक शिक्षा को परिभाषित करिए। तो अनौपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा की कमियों को पूरा करती है। ठीक है, अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था क्या है, जैसे बच्चे को क्लास में हिंदी, गणित, विज्ञान पढ़ाया जा रहा है, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, औपचारिक शिक्षा, एक निश्चित विद्यालयी वातावरण में, कक्षा के वातावरण में पढ़ाया जा रहा है। लेकिन उसके परे शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा दिया जा रहा है, आध्यात्मिक सम्मेलन, गोष्ठी में कोई कार्यक्रम, स्काउट गाइड, एनएसएस के थ्रू जो भी उसे ज्ञान दिया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, वो सब औपचारिक जो शिक्षा व्यवस्था था, क्लासरूम का जो शिक्षा था, उससे परे क्या कर रहा है, बच्चों के व्यक्तित्व में सुधार ला रहा है, सिखा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये औपचारिक शिक्षा की कमी को पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अनौपचारिक शिक्षा। तो वही बात हुई, इस व्यवस्था में वे इस व्यवस्था में वे औपचारिक कारक शामिल नहीं हैं जो जन शिक्षा की दिशा में उनकी क्षमता को सीमित करती है। ठीक है, इस व्यवस्था में क्या है, औपचारिक कारक शामिल नहीं है।
भाई जो बच्चे को एनएसएस हो गया या एनसीसी हो गया या स्काउट गाइड हो गया, सम्मेलन हो गया, गोष्ठी हो गया, किसी भी माध्यम से अगर शिक्षा दिया जा रहा है या लेक्चर देकर बच्चों को समझाया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान या योग के बारे में बताया जा रहा है, तो ये क्या है? औपचारिक शिक्षा से बाहर है कि नहीं है? एकदम है। और क्या जो जन शिक्षा यानी कि लोगों के यानी कि बच्चों के क्या कर रहा है, उनकी क्षमता को निखार रहा है। औपचारिक शिक्षा औपचारिकता से मुक्ति की शिक्षा व्यवस्था है। ठीक है। यह एक सुनियोजित लचीली शिक्षा व्यवस्था है। यानी कि जो अनौपचारिक शिक्षा है क्या है, ये सुनियोजित पहले से प्री प्लान रहती है कि ये शिक्षा देनी है। और क्या है, ये एक फ्लेक्सिबल शिक्षा व्यवस्था है। इसमें ये नहीं कि तुमको 8 घंटे बैठना है, 45 मिनट की घंटी में कहीं हिलना डुलना नहीं है, ऐसी नहीं है। जो समुदाय की जरूरत के अनुसार नगर एवं ग्राम क्षेत्र की स्थानीय पृष्ठभूमि में बालकों को शिक्षित करती है तथा स्थानीय परिवेश में समाजोपयोगी कार्यों के द्वारा जीवनोपयोगी व्यवस्था हेतु तैयार करती है। यह शिक्षा व्यवस्था कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम द्वारा निरक्षर को पूर्ण रूप से शिक्षित करती है। अतः निरक्षरों तथा कम साक्षरों के विकास में यह शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण है। ठीक है, निरक्षर हो गया या कम साक्षर वाले व्यक्ति हो गए, उनको ये अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्थानीय परिवेश में सिखाया जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 46। शिक्षा के औपचारिक साधनों से आप क्या समझते हैं? तो शिक्षा के औपचारिक साधन देखिए, तो शिक्षा के औपचारिक साधन से अभिप्राय उन साधनों से है जो निश्चित समय तथा उद्देश्यों के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। इन साधनों के अंतर्गत वे संस्थाएं आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्व निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए शिक्षा के निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। शिक्षा के औपचारिक साधनों का संपूर्ण वातावरण नियंत्रित होता है। एक क्लास में बच्चे को औपचारिक शिक्षा दी जाती है तो क्या होता है, वो क्लासरूम क्या होता है, नियंत्रित होता है। इनके कार्य करने का स्थान तथा समय भी देखिए, यानी कि पढ़ाने का या कार्य करने का क्लासरूम फिक्स होता है और टाइम भी होता है कि 45 मिनट हो जाएगा, घंटी चलेगी, 11 से 11:45 तक क्लास चलेगी, सब क्या है, निश्चित होती है। इनकी देखभाल प्रशिक्षित व्यक्ति करते हैं। ठीक है, ट्रेंड टीचर ही पढ़ाते हैं, जैसे विद्यालय। ये शिक्षक क्या हो जाएंगे, औपचारिक साधन हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 47। मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों है? यानी कि आपके अंदर मानवता का गुण होना चाहिए। मतलब मानवीय मूल्य मतलब व्यक्ति के अंदर संस्कार, मितव्ययिता, नैतिकता, ये सारी चीजें मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता क्यों, संक्षेप में अपने विचार लिखिए। तो मानवीय मूल्यों की क्यों आवश्यकता है, चलिए पढ़ते हैं। तो आधुनिक समाज में मानवीय मूल्यों की शिक्षा की आवश्यकता प्रतिदिन अनुभव की जा रही है। ठीक है। भारत में गांव हो या शहर, प्रत्येक स्थान पर मूल्य समस्या बनी हुई है। मूल्य मतलब वैल्यू, पैसा नहीं, मतलब व्यक्ति की कितनी वैल्यू है, उसके भाव विचारों की। ठीक। आज का आज का मनुष्य क्या हो गया है, आज का मनुष्य भौतिक सुख सुविधाओं पर स्वयं को केंद्रित कर रहा है। ठीक है। और इसे प्राप्त करने हेतु वह किसी भी स्तर तक जा सकता है। धार्मिक संघर्ष हो रहे हैं, दहेज समस्या है, नारी उत्पीड़न, अस्पृश्यता, मादक दवाओं और पदार्थों का सेवन, कर चोरी हो रहा है। ठीक है। कालाबाजारी, राजनैतिक भ्रष्टाचार आदि वह विशेषताएं उभर रही हैं जिन्होंने हमारे सुखद भविष्य की कल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस कारण यदि हम सुखद तथा समृद्ध भारतवर्ष चाहते हैं तो हमें छात्रों में उचित मूल्यों का विकास करना होगा और इसके लिए मूल्य शिक्षा की जरूरत है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 देखिए। प्रश्न नंबर 48 क्या है, शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में, तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य के प्रमुख कार्यों को स्पष्ट कीजिए। 2020 में पूछा था। तो शिक्षा के प्रभावी कारक के रूप में राज्य, स्टेट, राज्य एज एन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ एजुकेशन। देखिए,
एक सेकेंड, शिक्षा के प्रभावी कारक। जिस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में समुदाय, विद्यालय एवं परिवार का विशेष महत्व होता है, उसी प्रकार राज्य शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। राज्य भी शिक्षा संस्था के रूप में प्रमुख कार्यों का निर्वहन करता है। आईएल कंडेल के अनुसार, ठीक है, आईएल आईएल कंडेल के अनुसार क्या है? राज्य की परिभाषा एक संगठित राजनीतिक समुदाय के रूप में की जा सकती है, जिसकी एक सरकार होती है जो उसके द्वारा मान्य होती है। राज्य प्रायोजित गतिविधियां, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटीज, ठीक है। कोई भी राज्य, जैसे मान लीजिए हम लोग का राज्य उत्तर प्रदेश है, तो क्या कर रहा है, हम लोग के जो राज्य में गवर्नमेंट है वो क्या क्या गतिविधियां करा रही हैं? राज्य प्रायोजित गतिविधियां, स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी, तो विद्यालयों की स्थापना कराएगी राज्य। तो विद्यालयों की स्थापना संबंधी कार्य राज्य का प्रमुख कर्तव्य है। राज्य विद्यालयों की स्थापना संपूर्ण राज्य में शिक्षा सुविधा सुलभ कराने के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा की व्यवस्था कराने हेतु करता है, ठीक है। यानी कि राज्य क्या करेगा, विद्यालय बनवाएगा, प्राथमिक और माध्यमिक और उच्च शिक्षा। दूसरा क्या कराएगा, राष्ट्रीय योजनाओं संबंधी गतिविधियां। राज्य ही वह संस्था है जो विभिन्न राष्ट्रीय शैक्षिक गतिविधियों द्वारा देश हित में कार्य करता है। समाज एवं राष्ट्र प्रगति के अनुरूप राज्य विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण करता है तथा संपूर्ण राष्ट्र का सर्वेक्षण करा के पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक एवं तकनीकी शिक्षा योजना की तैयारी एवं उसका क्रियान्वयन राज्य ही करता है। ये क्या जगह, राज्य ही क्या करता है, जो भी राष्ट्रीय योजना संबंधी गतिविधियां होती हैं। थर्ड, बालकों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करता है। राज्य क्या करता है, बालकों के सर्वांगीण विकास में सहयोग। तो राज्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से बालक के संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का कार्य करता है। इस कार्य हेतु राज्य विद्यालयों की आवश्यक सामग्री, सुविधाएं, पुष्टाहार तथा निर्धन बच्चों हेतु मिड डे मील, स्वल्पाहार आदि की व्यवस्था कराता है। बालकों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास हेतु विभिन्न महापुरुषों एवं संतों की जयंतियों पर समारोह का आयोजन एवं उनके जीवनी को पुस्तकों में समावेश कराना राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। चौथा देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करवाता है राज्य। तो समाज के विकास एवं साक्षरता प्रतिशत की वृद्धि हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था कराना राज्य सरकार का ही दायित्व है। राज्य में अनिवार्य रूप से शिक्षा को निःशुल्क घोषित किया तथा बच्चों को मुफ्त एवं पुस्तकें, सामग्री आदि की व्यवस्था का कार्य भी किया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा द्वारा जन सामान्य को साक्षर बनाना राज्य के मूल कार्यों में से एक है। पांचवा क्या है देखिए, व्यवसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा की व्यवस्था, ठीक है। यानी कि ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो जो क्या हो, थोड़ा सा व्यवसाय भी पढ़ाया जाए और इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाए, औद्योगिक के बारे में पढ़ाया जाए, उद्योग के बारे में। तो राष्ट्र की उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास हेतु राज्य विभिन्न उद्योग धंधों एवं उच्च शिक्षा में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था एवं विभिन्न औद्योगिक संस्थान, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज आदि की व्यवस्था कराना है। यानी कि राज्य क्या करेगा, सारे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की पढ़ाई क्या करेगा, राज्य व्यवस्था करेगा। प्रमुख इसका क्या है, दायित्व है। कोई बहुत वो नहीं है कि इन्हें करना ही करना है, इनका क्या है, दायित्व है। इनकी स्थापना द्वारा राज्य व्यावसायिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में उच्चतम वृद्धि करके देश की प्रगति एवं विकास में सहायक होता है। छठा देखिए, विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या करता है राज्य, विद्यालयों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। एक स्तर तक शिक्षा का संपूर्ण भार राज्य के ऊपर ही निर्भर होता है। राज्य इन विद्यालयों की समस्त आवश्यकताओं एवं योजनाओं के कुशल संचालन हेतु अनुदान रूप में आर्थिक सहायता देने का कार्य करता है। राज्य समस्त राजकीय कॉलेज, ट्रेनिंग कॉलेज,
महाविद्यालय, विशेष विद्यालयों आदि के संपूर्ण खर्च का भार राज्य ही वहन करती है। विद्यालयों में निर्धन एवं मेधावी छात्रों की छात्रवृत्तियां प्रदान करना एवं विद्यालय भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला आदि के निर्माण हेतु आर्थिक व्यवस्था राज्य द्वारा ही की जाती है। ये सब क्या है? राज्य का दायित्व है। देखिए सातवां क्या है? शिक्षा के क्षेत्र में राज्य का योगदान, तो योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना, ये क्या है? राज्य का ही विषय है। तो योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना, तो शिक्षा की उचित वृद्धि एवं विकास योग्य शिक्षकों पर ही निर्भर होती है। एक उत्तम गुणों वाला सुयोग्य शिक्षक ही शिक्षा को प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण बना सकता है। यानी कि ट्रेंड टीचर होनी चाहिए राज्य में, विद्यालय में, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में या इंजीनियरिंग कॉलेज में या ट्रेनिंग कॉलेज में या किसी भी विद्यालय में, महाविद्यालय में, तथा राष्ट्रहित में सुयोग्य नागरिक का निर्माण करेंगे जब अच्छे टीचर रहेंगे तब। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो से, प्रश्न नंबर 49। आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के शैक्षिक उद्देश्यों की तुलना करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।